लो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2B कंपोजिट फंक्शन में कुछ होमवर्क दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में एफ सच दैट R to R fx equal to x square, g such that R to R gx equal to 10x and S such that R to R hx equal to log x। आपसे इसमें बोला हुआ है कि सबसे पहले तो फॉर्मूला फाइंड करना है HOGOF, और फिर उसके बाद HOGOF अंडर रूट पाई बाई 4 ये निकालना है। दो चीजें आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से पूरी बात समझिएगा, क्योंकि ये 3 पे बेस क्वेश्चन है, 2 पे बेस हम लोग कल कर चुके हैं। क्या करना रहता है, तो आपने फर्स्ट वाला पॉइंट बनाया HOGOF x, तो h इज द फंक्शन ऑफ g इज द फंक्शन ऑफ fx, ये ऐसे मेंशन किया जाएगा। अब लास्ट आखिरी से चॉइस करेंगे। fx कितना है हमारे पास x स्क्वायर, gx स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ भी x स्क्वायर आएगा, ये हो गया 10x स्क्वायर। अब h है log 10x स्क्वायर, दैट इज योर फॉर्मूला। एक एक करके फंक्शन रखना है। fx रखा तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर होगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ गया 10x स्क्वायर, यहाँ अगर x की जगह 10x स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ भी 10x स्क्वायर हो जाएगा, बन गया फॉर्मूला। अब क्या करना है, सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, HOGOF ऑफ अंडर रूट पाई बाई 4, ये उठा के आप x स्क्वायर की जगह पर रख देंगे तो ये आ जाएगा log 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज 1, log 1 इज 0। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा और यही आपको क्वेश्चन में निकालना भी था। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन बोला था पढ़ने के लिए, ये आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लेना, पढ़ा चुका हूँ मैं, थोड़े नोट वोट भी बताए तो उसके बेस पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। g सच दैट R to R gx इक्वल टू x प्लस 3/2 ये बोला हुआ है। आपसे शो करने के लिए बोला हुआ है, तो उसके लिए पहले LHS उठाएंगे, जिसमें बोला है FOG x अंडरस्टूड, क्योंकि फंक्शन f का ही gx का ही, f इज द फंक्शन ऑफ gx की वैल्यू x प्लस 3/2। और अब जरा ध्यान दें, यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ x प्लस 3/2 तो यहाँ भी x प्लस 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू x। और FOG तो ये रहा FOG और FOG ये रहा, तो ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन है तो फंक्शन लेके चले और x लौट के आ गया तो हम उसको क्या लिख देंगे IR। ये मैंने कल बताया था कि अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो जब FOG निकालते हैं और वो x आ जाता है तो उसको हम IB लिख देते हैं, और GOF अगर x आ जाता है तो हम उसको IA लिख देते हैं। उसी हिसाब से ये तीनों R हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में तीनों R हैं, ये भी R से R, ये भी R से R, तो इसका मतलब है FOG में ये वाला R लिया जाएगा, वही लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, यही बोला हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली इसका RHS उठा लेंगे, RHS यानी कि GOFX, G इज द फंक्शन ऑफ fx, g इज द फंक्शन ऑफ fx मतलब 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे x है, ये रहा x, और यहाँ पे x है, यहाँ अगर मैं 2x माइनस 3 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3/2, ये क्वेश्चन का ही है, ठीक। 3 से 3 2x/2, 2 से 2 बचा x, तो आइडेंटिटी फंक्शन ये भी हो गया। और अब हम इसको क्या लिखेंगे IR, जो कि इसका भी डोमेन R ही है, तो उस हिसाब से FOG इक्वल टू IR इक्वल टू GOF, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और अब आप सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क लगा लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है 9 वाला, होमवर्क लगा लें, सॉल्व करेंगे।
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क लगा लीजिए, ये सॉल्व करेंगे। 10 और 11 मैं बताऊंगा, फिलहाल तो आप ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, टफेस्ट क्वेश्चन बोला जाता है ये। क्वेश्चन टफ तो नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों टफ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, तो जरा उसका तरीका सीख लेना, क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि इसमें जो प्रूव करने वाली बात है वही थोड़ी सी टफ रहती है, तो वही सीख लीजिए आप, तो आपको टफ नहीं लगेगा। ये दिया हुआ है, फिर जी वाई इक्वल टू है 3y प्लस 4। सिमिलरली एच एन टू एन एच एक्स इक्वल टू साइन ऑफ जेड, प्रूफ करना है हमें एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ। अब इसमें देखिए LHS जो आपका रहता है वो उतना टफ नहीं है, लेकिन जो इसका RHS है वो ही सीखना होगा आपको कि भाई ये जो RHS है वो कैसे सॉल्व होगा। तो LHS पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे करते आए वैसे ही करेंगे। ये दिया हुआ था, पहले ब्रैकेट होगा, g इज द फंक्शन ऑफ fx, ठीक, h इज द फंक्शन ऑफ g, फंक्शन ऑफ fx इज 2x। अब देखिए g इज द फंक्शन ऑफ y, यहां पर मैं रख रहा हूं 2x, तो यहां भी 2x आएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4, ये आ गया आपके पास। सॉल्व किया, ये हो गया 6x प्लस 4। अब h x है, सॉरी h z है, यहाँ z की जगह अगर हम 6x प्लस 4 रखते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा, तो ये आ गया साइन 6x प्लस 4। LHS तो आपका आ गया, वो तो बहुत आसान था, ठीक। RHS में दिक्कत है थोड़ी सी, तो RHS को जरा समझने की कोशिश करेंगे आप, और वो ध्यान से समझिए। देखिए ये लिखा हुआ है, अब इसमें ब्रैकेट चेंज हो गया, ठीक, यहाँ ब्रैकेट जो था तो आखिरी से शुरू कर लिया था, यहाँ नहीं कर पाओगे, तो इसको कैसे करते हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि एच ओ जी एक पूरा फंक्शन है और वो काय पे डिपेंड है, एच ओ जी ऐसे लिखेंगे, एच ओ जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये जो एच ओ जी है ये पूरा एफ एक्स का फंक्शन है, ठीक। अब उसके लिए हमें एच ओ जी निकालना है, जैसे यहाँ पे g इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स है तो g मालूम होना चाहिए, इसी तरीके से एफ एक्स तो हमें पता है कि वो 2x है, ठीक, तो हम यहाँ एच ओ जी ऑफ 2x ये हमें चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट से ही सारा मतलब चेंज हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एच ओ जी निकालूंगा, ठीक है, h इज द फंक्शन ऑफ gx या gy, क्योंकि g जो है वो y का फंक्शन है, इसलिए gy, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब gy क्या है, 3y प्लस 4 है, और h क्या है, वो साइन है, तो साइन 3y प्लस 4 हो गया। अब यहां देखिए जरा ध्यान से, यहां पर एच ओ जी मान लो ये भी y था, क्योंकि y पे डिपेंड होकर आंसर आ रहा है तो y का फंक्शन हो गया। अब मैं y की जगह क्या रख रहा हूं, 2x रख रहा हूं, तो यहां आ जाएगा साइन 3 इंटू 2x प्लस 4, क्योंकि y की जगह रखा हुआ है, तो ये हो गया साइन 6x प्लस 4। LHS इक्वल टू RHS, बस ये ऐसे प्रूव करना है, तो ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम वगैरह में, और फिर वहां पे दिक्कत होती है RHS को सॉल्व करने में, क्योंकि ब्रैकेट जरा सा भी चेंज हुआ, जैसे लेफ्ट साइड थी तो ब्रैकेट GOF पे लगा हो तो बहुत आसान, लेकिन जब ब्रैकेट HOG पे लग जाएगा तो ऐसे सॉल्व करना होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिया जा चुका है। 11 बोला हुआ है f इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो दैट इज दिस टाइप। मैंने बता चुका हूं, फंक्शन जब पढ़ाया था तो उसी में बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड g भी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसे मॉड x कहते हैं। आपको फाइंड करना है एफ ओ जी ऑफ -3/2 प्लस GOF ऑफ 4/3, ये फाइंड करना है, ठीक। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है 12, तो मैं इसीलिए वाला बता रहा हूं, आप देख लीजिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम FOG ऑफ x फाइंड करेंगे, ठीक है, तो क्या इसका मतलब होगा f इज द फंक्शन ऑफ gx इज मॉड ऑफ x, और यहाँ x की जगह मॉड ऑफ x रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड ऑफ x आ जाएगा। सिमिलरली GOFX निकालेंगे तो g इज द फंक्शन ऑफ fx, g इज द फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ x है तो यहाँ मॉड ऑफ x, यहाँ मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, दोनों आ गए। अब आप फाइंड करेंगे FOG ऑफ -3/2, तो वो -3/2 यहाँ रख दिया जाएगा,
तो -3/2 का मॉड और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 1.5 प्लस का आ गया, क्योंकि ये 1.5 माइनस का है, मॉड से बाहर प्लस की वैल्यू आ जाएगी। अब 1.5 जो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, सिंस 1.5 इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, तो हमें छोटा इंटीजर लेना होता है, तो यहाँ आ गया 1। फिर आप निकालेंगे GOF और उसमें आ गया 4/3, तो यहाँ क्या आएगा, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/3, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब यहाँ वैल्यू क्या है, तो मॉड ऑफ ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.33 समथिंग होगी, ठीक है, ये पॉइंट वैल्यू क्या होगी 1.33, और जरा देखिए 1.33 इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1, तो इसमें भी आपको वैल्यू मिल जाएगी मॉड ऑफ 1, और 1 पहले से पॉजिटिव है तो बाहर आ गया 1। अब ये दोनों वैल्यू आप FOG ऑफ -3/2 प्लस GOF ऑफ 4/3 में रख देंगे, तो 1 + 1 = 2 इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर होगा, इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है और वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स निकालना तो मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन अब सवाल है कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी या उसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं वो इन्वर्टिबल फंक्शन से ही रिलेट करते हैं। और अब यहाँ पर आपको अभी देखिए, पीछे आप लोगों ने 1 1 on 2 मैनी 1 on 2 वगैरह प्रूफ किया था, तो वहां हमने इनवर्स निकाला नहीं था, हमने F इनवर्स Y को बराबर नहीं दिखाया हुआ था, हमने वहां X निकाला हुआ है। लेकिन अब वो बराबर दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया होगा। लेकिन अब यहाँ बहुत सारी बातें आपको यहाँ सीखनी है इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि IIT JEE मेंस में या एडवांस में या किसी भी इंजीनियरिंग के एग्जाम में, जो भी आपके साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो एक चीज को दूसरी चीज से मिक्स कर रहे होते हैं। तब आपको ये बात समझनी होती है कि हमें वो दोनों चीजें आनी चाहिए। तो देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन क्या कहता है कि इफ f be a invertible function when f is 1 1 on 2। ठीक, यहां ये बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन बने तो उसका 1 1 on 2 होना जरूरी है। ये बात याद रखिए, रिवर्सिबल भी है कि इफ f is 1 1 on 2 function then f is invertible। मतलब आपसे पूछा जाए कि f इन्वर्टिबल कब होगा, जब 1 1 on 2 होगा। और अगर ये पूछा जाए कि f 1 1 on 2 है तो इन्वर्टिबल होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि दोनों जो है वो रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल मतलब कन्वर्स है एक दूसरे के, कि f अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2 होना है, 1 1 on 2 है तो इन्वर्टिबल होना है। ये बात अपने जहन में उतार दीजिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम कैसे मान लें कि ऐसा ही पॉसिबल है। तो अब वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि बुक वगैरह में थ्योरी से प्रूफ किया होगा, मैं आपको मैथमेटिकल रीजन दूंगा। वो मैथमेटिकल रीजन आपको यहाँ समझ लेना है, जिससे कि आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा उस चीज को। तो वहां पर लगेगी फंक्शन की कंडीशन। फंक्शन की कंडीशन क्या थी, तो देखिए फंक्शन में एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन मैंने आपको बताया था, ठीक। सब लोग अपने नोट्स निकाल लें और वहां पर देखिए जाके एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन। जो नए स्टूडेंट थे वो लोग देख लीजिए जिनके पास नोटेड नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन की कंडीशन दो थी कि देयर आर नो एलिमेंट इन डोमेन विच विल बी ब्लैंक। मतलब ब्लैंक का मतलब भी मैंने बताया था, नो इमेज, ठीक। यानी डोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो या वो खाली रहे, यानी कि वो ब्लैंक हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, देयर आर नो एलिमेंट ऑफ डोमेन विच कंटेन या विच हैव मोर देन वन इमेज। ये क्या मतलब हुआ, इसमें भी यही कहा गया है कि आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए डोमेन के अंदर जो कंटेन करे एक से ज्यादा इमेज। यानी कि इन दोनों में से देखिए, किसी भी फंक्शन के होने के लिए दोनों जरूरी हैं।
ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन नहीं है तो दोनों में से एक भी फेल हुई तो फंक्शन नहीं होगा। इस चीज को जिनके पास नोटेड नहीं है नोट कर ले, और जिनके पास नोट है वो अपने वो निकाल लीजिए और क्या कहते नोट्स, और उसमें देखिए लिखा हुआ है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम काम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा पूरी बात। आपने कहा कि 1 1 और ऑन टू होगा तब ही हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है इन्वर्टेबल है। तो 1 1 का उल्टा क्या होता है, मैनी 1, और ऑन टू का उल्टा क्या होता है, इनटू। मतलब हम ये लेके चलेंगे, इसे टोटोलॉजी बोलते हैं। आपने 10th में चीज प्रूव की है, √2 इज इरेशनल नंबर, लेकिन आपने इरेशनल प्रूफ नहीं किया था, आपने प्रूफ किया था कि √2 इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ना रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, उसका ही इसको टोटोलॉजी बोलते हैं। इसी को हम इस फायदा उठा रहे हैं और मैनी 1 लेके चलेंगे कि हम मान के चलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मैनी 1 है। तो लेट f इज मैनी 1, ठीक है। अब मैनी 1 है, अगर मैनी 1 के हिसाब से काम करेंगे, मैनी 1 इनटू, ठीक, दो बातें हैं, मैनी 1 है और इनटू है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैंने डोमेन और को डोमेन बना दिए और अपने मैनी 1 को यहाँ जस्टिफाई करूंगा मैं। तो देखिए मैनी 1 क्या कहता है, मैनी 1 ये कहता है, सपोज ऐसा है मैनी 1, सपोज, ठीक है। और ये मैनी 1 भी है और इनटू भी है, दोनों है। आप चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग, मैनी 1 और इनटू है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि मैनी 1 का मतलब होता है इधर के मैनी इधर के किसी एक से जुड़ जाए, मतलब कि इधर एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही हो तो वो मैनी 1 होता है। और इनटू का मतलब है कि डोमेन यानी सॉरी को डोमेन दैट इज योर ए, यानी डोमेन दैट इज योर को डोमेन। को डोमेन में 3 एलिमेंट है, लेकिन जब रेंज बनेगी तो 2 ही एलिमेंट आएंगे, तो इसमें एक एलिमेंट छूट गया, क्योंकि इनटू की डेफिनेशन क्या थी कि जब को डोमेन और रेंज बराबर नहीं होते तो वो इनटू होता है। या हम ये भी बोलते हैं कि को डोमेन के अंदर अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट की इमेज ना है, नहीं है, तो उसको इनटू बोलते हैं। तो है ये मैनी 1 इनटू, क्लियर कट, समझ आ गई बात। अब हमने ये ले लिया कि f इज मैनी 1 इनटू। अब मैं ये चेक करूंगा कि ये तो f है, देखिए यही f है, f a से b की तरफ जा रहा है। अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स, जरा ध्यान दीजिए। तो इनवर्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसा लिख लिया, देखिए जरा ध्यान से देखना, b इधर a इधर, क्योंकि जब इनवर्स निकलेगा तो इनवर्स a से जाएगा इधर, f इनवर्स b से a की तरफ, तो b और a ये रहा, और आपकी नई मैपिंग f इनवर्स हो गई। लेकिन इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, जो जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं वैसे लिख देता हूं। देखिएगा ध्यान से जरा, a b c, देखिए 1 2 3 b के एलिमेंट है, a b c इसके एलिमेंट है। अब 1 किससे जुड़ा हुआ था, a और b से, तो a और b से, और 3 जुड़ा हुआ था c से। ये हो गया कंप्लीटेड, समझ में आ गई बात। अब जरा चेक करिए कि आपका जो इनवर्स निकला है क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, देख लो, चेक करो। फंक्शन की डेफिनेशन कहां कंप्लीट हो रही है, देखिए एक एलिमेंट 1 ऐसा है जिसके पास 2 इमेजेस हैं, और अभी फंक्शन की एग्जिस्टेंस में क्या बताया था कि डोमेन के पास ऐसा एक भी एलिमेंट ना हो जिसमें किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो, तो ये कंडीशन तो फेल ही हो गई। दूसरी, मैंने यहाँ पे देखिए डोमेन में एक एलिमेंट खाली रह गया, क्योंकि डोमेन में क्या बोला गया था, डोमेन में ऐसा भी कोई एलिमेंट ना हो जो खाली हो, जिसकी कोई इमेज ही ना हो, और यहाँ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो खाली रह गया। तो आप यहाँ लिखेंगे f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द एलिमेंट 1 ऑफ डोमेन हैव मोर देन 1 इमेज इन कोडोमेन and the element of domain 2 will be blank, जो कि ब्लैंक है। समझ आ गई बात। यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों कंडीशन फेल हो गई, कि हमें एक ऐसा एलिमेंट भी मिल गया जो कि ब्लैंक है डोमेन में, और एक ऐसा एलिमेंट भी मिल गया जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस हैं। तो इस वजह से ये कंडीशन इसे सपोर्ट नहीं कर रही कि जब हम इसे मैनी 1 लेके चल रहे हैं, मैनी 1 इनटू, तो फंक्शन f इनवर्स निकालने पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फंक्शन ही नहीं बन रहा। क्योंकि f, देखिए सिंपल सी बात है, अगर f एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी एक फंक्शन होना चाहिए था। आपने f को लिया मैनी 1 इनटू,
आपने मैनी वन इंटू को एफ से जोड़ते हुए उसी का तो इनवर्स निकालोगे, उसमें बदल तो कुछ दोगे नहीं, यानी कि ये डोमेन रेंज केवल आपस में बदलेंगे, ये चेंज तो हो नहीं जाएंगे, इनकी कंडीशन तो चेंज नहीं हो जाएगी, हमने आपस में बदला, क्योंकि अगर एफ इधर जा रहा है तो एफ इनवर्स इधर आ रहा होगा, सिंपल लॉजिक। उसी को कंडीशन बनाते हुए हमने देखा कि एफ इनवर्स तो फंक्शन ही नहीं है, जब फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट कहां से करेगा। समझ आ गई बात, यह आपकी वजह है, मैथमेटिकल वजह। अगर एग्जाम में कभी प्रूफ करने को आ जाए कि एफ इज ए वन, प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट एफ इज इन्वर्टेबल व्हेन एफ इज 1 1 ऑन 2, तो आप ऐसे प्रूफ करेंगे, दैट इज योर प्रूफ, दैट इज अ मैथमेटिकल प्रूफ। रटी रटाई भाषा में प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं होता, आपको समझना होगा ये बात, क्योंकि ये दे आर थ्योरम्स। थ्योरम्स में ये ध्यान रखना होता है कि हम अपनी लैंग्वेज जनरेट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, बुकिश लैंग्वेज का तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, रटना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मेथड आपके सामने, इसे नोट कर लीजिए। दैट इज द एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरम व्हेन एफ इज 1 1 ऑन 2 देन एफ इज इन्वर्टेबल, या फिर एफ इज इन्वर्टेबल देन एफ इज 1 1 ऑन 2, सिंपल लॉजिक, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें एक दो नोट या रिमार्क आप लिख लीजिए, याद रखना उसको। पहला, एफ इज इन्वर्टेबल function, then f inverse is its unique inverse। ठीक है, मतलब अगर f एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, वो बदलता नहीं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक f का इनवर्स कुछ और निकला और उसी f का दूसरा इनवर्स कुछ और निकला, ऐसा नहीं हो सकता। f इनवर्स इज इट्स यूनिक इनवर्स, यानी कि f का f इनवर्स जो है वो यूनिक इनवर्स होता है। दूसरी बात, f इनवर्स का इनवर्स f ही होगा। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है कि f इनवर्स निकाला और फिर उसका इनवर्स निकाला तो वो भी f के बराबर लौट के f ही आ जाएगा। और वो सिंपल लॉजिक है। देखिए जरा, यहां से आप गए f की तरफ तो ये रहा f, अब आप लौट के आए वो f इनवर्स बना, ठीक। अब जब इसका भी इनवर्स निकालोगे, जरा ध्यान दें, ये मान लीजिए आपका f इनवर्स है, और अब आपने इसका इनवर्स निकाल लिया लौट के, तो f इनवर्स का इनवर्स, तो वो ऐसे समझ में आएगा, ये a से b था और अब ये b से a आ रहा है, मतलब ये b से a है, और ये लौट के जब आया तो a से b आ गया, तो a से b और ये रहा a से b, तो इक्वल टू क्या हो गया, f हो गया ना। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, बुकिश लैंग्वेज में समझेंगे तो घंटा नहीं समझ में आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, समझ गए ना, ये बात ध्यान रखिए कि आप अगर इस तरीके से लॉजिक सोच के चलेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। और बाकी पीछे जो पढ़ाया हुआ है उसको भी समझते चलिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। नोट कर लो फिलहाल, तो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अब इसमें एक रिमार्क और मैं समझा रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड, ठीक। देखिए और ध्यान से देखना, इफ एफ बी ए 1 1 on 2 function and f inverse be the inverse of f, ठीक। दो चीजें हैं, f एक 1 1 on 2 फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और f इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ f, ठीक। देन द ग्राफ then the curve of f and curve of f inverse is symmetrical about y equal to x line। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई 1 1 on 2 फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन जो है वो 1 1 on 2 है, ठीक है, ये आपको पता है पहले से, या आपने पता कर लिया, तो याद रखिए कि f और f इनवर्स का ग्राफ आपस में सिमेट्रिकल होते हैं y इक्वल टू x की लाइन के लिए, ठीक। इसे हम ग्राफ से समझेंगे, पहले इसे नोट करो आप। और ये इसीलिए मैंने आपको ग्राफ सिखाए थे, क्योंकि इनका बहुत ही यूज करना पड़ेगा, अभी इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन ज्यादा है भी नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में मैं आपको कॉम्पिटिटिव बेस करके एक क्वेश्चन और बताऊंगा, जब आपको पता चलेगा कि इसका इतना इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल से ही नोट कर लो आप, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हम एक ग्राफ समझते हैं, राइट, मैं दिखाता हूँ आपको, पढ़ चुके हो आप। देखिए एफ एक्स इक्वल टू
एक है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक, और एफ इनवर्स निकालोगे जब इसका तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इज नॉट 1/2, ठीक, बट हम इसको एक ऐसे लिख ले रहे हैं, एक कंडीशन लगा दे रहे हैं इसमें, और वो कंडीशन हमने लगाई सपोज नेचुरल टू नेचुरल, ठीक। अब एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर की कंडीशन आपको दी हुई है उसके हिसाब से नेचुरल टू नेचुरल ये 1/2 फंक्शन बन गया, ठीक है। अब देखिए उस हिसाब से जरा ध्यान दें तो इसका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऐसा ही बनता है एक्स स्क्वायर, और आपने बीच में एक लाइन डाल दी y इक्वल टू एक्स की, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, पूरी बात ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा जो भी आपको यहाँ बताई जा रही है। अब इसमें जो अंडर रूट एक्स है उसका भी ग्राफ आपने बनाया था, तो उसका ग्राफ जो है ना वही रहा। अब आप अपना वो देख लीजिए, क्या कहते हैं, ये रहा अंडर रूट एक्स का जो ग्राफ आपने बनाए थे वो देख लीजिए आप कंप्लीटली, पूरी बात समझ में आ जाएगी। दैट इज योर एक्स एंड वाई। बस लेकिन याद ये रखना है कि जो फंक्शन का ग्राफ आप बना रहे हो वो फंक्शन 1/2 होना चाहिए, ठीक। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, तो उनके ग्राफ आपस में सिमेट्रिकल होंगे अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, दैट इज द y इक्वल टू एक्स लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैंने IIT एडवांस और मेंस दोनों में कई साल ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं जिसमें ये लॉजिक हम लगाते हैं और एरिया निकालना हमें मतलब एरिया निकालने में आसानी हो जाती है। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है 1/2 फॉर्म नेचुरल टू नेचुरल 1/2 होना चाहिए, ध्यान रखना, तो उसका जो इनवर्स निकालोगे दैट इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ एक्स, वो दोनों आपस में सिमेट्रिकल होंगे y बराबर x के लिए। अब सवाल आता है ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x, तो पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये y इक्वल टू x के लिए सिमेट्रिकल है मतलब इसको इस लाइन को बीच से कट करो यहां से, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा पूरा ओवरलैप करते हैं, उसको सिमेट्रिसिटी बोलते हैं, और ये कर लेगा, ठीक। अब ये अकेला ग्राफ नहीं है सर, ऐसे और भी है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने दिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और इसका निकाला x की पावर 1/3, इसका इनवर्स है, ठीक है, और f सच दैट r2 r दिया हुआ। अब हम सब जानते हैं, कर चुके हो, अभी आपको होमवर्क ही दिया हुआ था वहां पे आपने किया था, देखिए ग्राफ भी बना चुके हो, ठीक। देखिए y बराबर x की तो रही ये वाली लाइन, दैट इज और y बराबर x। अब सीन क्या है, इसमें दो ग्राफ बनाएंगे जो हमें पहले से पता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो देखिएगा जरा, y इक्वल टू अगर हम एक्स क्यूब की बात करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होगा, दैट इज द y इक्वल टू एक्स क्यूब, बना चुके हो आप पहले। और जब आप बात करोगे y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 की तो वो कुछ इस तरीके का होगा, वो भी आप बना चुके हैं, दैट इज y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। और अब आप देख सकते हैं दे बोथ आर ऑल्सो द फॉलोज आर कंडीशन ऑफ रीमान, ठीक है, बोथ आर। देखिए y इक्वल टू एक्स के लिए अगर हम इसे 20 से कट करें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा पूरा ओवरलैप कर देगा, समझ आ गई बात। यही बात आपको यहाँ याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या 1/2 है तो इसका मतलब है उन दोनों फंक्शन का, यानी कि फंक्शन और उसके इनवर्स का कर्व हमेशा y बराबर x के लिए सिमेट्रिकल होता है। ये बात अपने जहन में उतार दीजिए, क्लियर कट, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फंक्शन के लिए कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई फंक्शन 1/2 हो या इन्वर्टेबल हो तो वो फंक्शन का कर्व उस फंक्शन के इनवर्स के कर्व के सिमेट्रिकल होगा अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। क्लियर, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज का लेक्चर में आपको थोड़ा सा होमवर्क देके खत्म कर रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर ही आप लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 2C में जाना है और उसमें फर्स्ट टू 6 तक के क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपसे और कुछ नहीं करवाया गया कि पीछे हम करके आए वही करवाया गया। 1/2 प्रूफ करो, 1/1 into प्रूफ करो, मैनी 1/2 मैनी 1 into, वो सब आप बातें समझा चुका हूं मैं, प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है। तो प्रैक्टिस के लिए 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको घर पे करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है,
जो बता रहा हूँ बस वही करने हैं और पीछे का अपना कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 1 to 6 क्वेश्चन तक, फर्स्ट से लेके 6 तक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 13, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको करना है 15 के बाद 16 एंड 17। ये वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो पीछे हो चुके हैं, उसके अलावा नए क्वेश्चन मैंने कोई आपको दिए ही नहीं है जो कि ना हुए, और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं बस उसी को होमवर्क में करना है और जो आज और कल पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। करने के बाद इसके बाद एक एक्सरसाइज है डी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्सरसाइज कल वाली लेक्चर में आ जाएगी और डी वाली भी थोड़ी सी कल करा दूंगा। उसके बाद फिर फंक्शन की शीट करेंगे, ठीक है, तो 2 लेक्चर में शीट हो जाएगी। और आज आपका 13th लेक्चर होगा, इसके बाद 14 और 15, उसके बाद 2 लेक्चर अप्रोक्सीमेट 16-17 लेक्चर हैं फंक्शन के ऊपर। अब आप खुद सोचिए इतना लंबा टॉपिक था, 16-17 लेक्चर लग गए, यानी कि 16-17 दिन, क्योंकि हर दिन ही एक लेक्चर आ रहा है, तो 16-17 दिन लग गए आपको फंक्शन खत्म करने में। और अब ये सोच के चलिए कि आगे के चैप्टर धीरे धीरे और लेंथी होते जाएंगे, तो कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जिसमें 21-21, 22-22 लेक्चर बनाने पड़ेंगे। तब समझ आ गई बात? तो अगर आप इन्हें इकट्ठा कर लेंगे ना तो फिर आपका कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। और ये देखिए पेंडेमिक है, सभी के लिए है, लेकिन उसका कोई इलाज तो है नहीं, उसका सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, आप घर पे आइसोलेटेड रहें, आपके घर पे रहें, ठीक है। लेकिन आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, उसे आप किसी भी 1 घंटे में देख के अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। समझ आ गई बात? बाकी मैं तो यही कहूंगा कि अपना काम आप टाइम पे करिए, जिससे कि आगे की दिक्कत आपकी थोड़ी कम हो जाए। समझ आ गई बात? तो काम कंप्लीट करिए अपना, कोई दिक्कत आए मुझसे पूछिए। बाकी ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम क्वेरी के लिए लाइव क्लास लेंगे और उसमें डिस्कस कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो। इसलिए आज का लेक्चर छोटा होना है, ठीक है। चलिए बाय।